नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। आज है हमारी रीजनिंग की पार्ट संख्या 59। कितनी है दोस्तों? आज की पार्ट संख्या 59 है। और इससे पहले की यदि आपने 58 क्लासेस नहीं देखी हैं तो वीडियो सेक्शन में जाकर के आप पिछली क्लासेस को भी देखिएगा। आज हम एक बार फिर से रीजनिंग को एकदम शॉर्ट ट्रिक एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज किस तरह के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे? कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला है कैलेंडर तिथि। जिस प्रकार कैलेंडर तिथि से संबंधित है तो क्वेश्चन मार्क 2 दे रखे हैं, इनमें कौन किससे संबंधित हो जाएगा। 4 हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से बताना है जिस प्रकार कैलेंडर तिथि से संबंधित है तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एक दूसरे से संबंधित होगा। इसके अतिरिक्त साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है अगला पद ज्ञात करो। यहां पर बताना है कि ये एक शानदार सा क्वेश्चन है। यहां पर 4 आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं, इसके बाद अगला जो 5वां पद आएगा, 4 पद दिए हुए हैं, 5वां पद हमको ज्ञात करना है। तो इसमें भी जानेंगे कि इन 4 विकल्प में से हमारा कौन सा 5वां पद बनेगा, इसको भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो। जैसे कि दोस्तों याद रखेंगे कौन कौन से एग्जाम, आपका एसएससी जीडी का एग्जाम जो अभी हाल ही के दिनों में ज़्यादा चर्चा में है और 24 नवंबर से इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त साथियों एमटीएस का एग्जाम, सीजीएल का, सीएचएसएल का एग्जाम, सीजीएल का एग्जाम, सीपीओ का एग्जाम, इसके अतिरिक्त यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, इसके अतिरिक्त रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसबी, यूपीपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एस पेट, इसके अतिरिक्त यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट जैसी तथा और भी जो इंपॉर्टेंट परीक्षाएं होती हैं, जो आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम होते हैं जिसमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है। तो रीजनिंग से रिलेटेड ये शानदार क्लास होने वाली है। यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हैं रीजनिंग में, आपके पूरे में पूरे नंबर आने के चांस रहते हैं। इसलिए इस क्लास को पूरा देखिएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से इनमें हम क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कैलेंडर जिस प्रकार तिथि से संबंधित है, तो 2 क्वेश्चन मार्क में बताना है कि पहला क्वेश्चन मार्क दूसरे क्वेश्चन मार्क से कैसे संबंधित हो जाएगा। तो देखियो देखिए अगर बात की जाए साथियों कैलेंडर में, तो कैलेंडर किससे मिलकर बनता है? आप कहेंगे सर जो कैलेंडर होता है वो हमारा तिथि से बनता है। क्या होता है कैलेंडर के अंतर्गत? क्या आता है? केवल और केवल कैलेंडर के अंतर्गत दोस्तों आती हैं हमारी तिथियां। क्या आती हैं? याद रखेंगे, ये तिथियां कैलेंडर के अंतर्गत आती हैं। उसी प्रकार क्या परिवहन के अंतर्गत केवल बस आती है, या समय के अंतर्गत घंटा आता है, या कोष के अंतर्गत केवल शब्द आते हैं, या शहर के अंतर्गत केवल पिन कोड आते हैं? तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए याद रखेंगे। कैलेंडर देखिए, कैलेंडर के अंतर्गत जैसे तिथि आती है उसी प्रकार जो कोष होता है, कोष के अंतर्गत आपके शब्द आएंगे। क्या आएंगे? कोष के अंतर्गत शब्द आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। हम रीजनिंग में क्वेश्चन भी जैसे करते थे सॉल्व कि दिए गए प्रश्नों को शब्द कोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो कोश में क्या आते हैं दोस्तों? शब्द आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। परिवहन में केवल बस नहीं आती, बहुत सारे और परिवहन आते हैं, जैसे 4 व्हीलर में आपकी वो गाड़ियां आती हैं छोटी छोटी, इसके अतिरिक्त बाइक आती है, ट्रक आते हैं, इसके अतिरिक्त और भी परिवहन आते हैं। तो परिवहन में केवल बस नहीं आएगी, उसी प्रकार समय में केवल घंटा नहीं आएगा, और शहर में केवल पिन कोड नहीं आएगा, लेकिन कोष में जो आएगा वो केवल और केवल शब्द आएगा। इसको याद रखेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है एक निश्चित संकेत भाषा में, एक निश्चित संकेतक भाषा में वर्क को ये लिखा जाता है 5692 लिखा जाता है, तो उसी संकेत भाषा में लब का कोड क्या होगा, या लब को कैसे लिखा जाएगा? चलिए साथियों इसको हम देख लेते हैं किस तरह से वर्क को 5692 लिखा गया है। तो वर्क जो होता है, वर्क को सबसे पहले इस तरह यहां पर हम लिखेंगे WORK, ये तो हो गया हमारा वर्क। अब इसका हम देखेंगे प्लेस वैल्यू। क्या देखेंगे दोस्तों? प्लेस वैल्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। W जो होता है ये हमारा 23 पर आता है। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे जो O होता है ये 15 पर आता है, R हमारा 18 पर आता है, और K 11 पर आता है। तो अब इसको लिखा गया है 5692। 5692 किस प्रकार से लिखा गया है इसको याद रखेंगे। यदि इन दोनों अक्षरों को जोड़ दें दोस्तों क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा।
इन दोनों अक्षरों को जोड़ दें 6 आ जाएगा, 8 और 1 को जोड़ दें तो 9 आ जाएगा, और 1 और 1 को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए 5 6 और 9 2 ये लिखा हुआ है आपका एज इट इज। और यही ट्रिक का प्रयोग करते हुए अब हम कोड बताएंगे लब का। किसका बताएंगे, लब। ये रहा LOVE, ठीक है। इसका अब प्लेस वैल्यू देख लेते हैं साथियों। प्लेस वैल्यू क्या होती है तो याद रखेंगे इसके बारे में आप लोग अच्छे से। लब का जो कोड होता है, एल का कोड होता है दोस्तों 12, इसका प्लेस वैल्यू, इसके अतिरिक्त ओ का होता है 15, इसके अतिरिक्त वी का होता है 22 और ई का होता है 5, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अब इनको देखिए यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं तो 1 2 कितना हो जाएगा, पहली बार में यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। क्या होगा, 1 और 2 हो जाएगा 3, और 3 से शुरू होने वाला ऑप्शन सही होगा, तो ये 2 ऑप्शन आपके गलत हैं। उसके बाद यहाँ पर 5 1 क्या बनेगा, 6 बनेगा, यहाँ पर 2 2 4 बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, 5 बनेगा। तो इस तरह से 3 6 4 2 3 6 4 2 को जब हम देखेंगे तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 में 3 6 4 2 दे रखा है। इस तरह से हमारा 3 6 4 2 सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार वर्क का कोड 5 6 9 2 है, उसी प्रकार लब का कोड 3 6 4 5 हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में, क्या कह रहा है, याद रखेंगे, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में कौन सा विकल्प खाली स्थान पर क्रमवार रखने से अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। ये एक हमको अक्षर श्रृंखला दे रखी है, इसको हमें बताना है कौन कौन से विकल्प रखे जाएंगे। तो ये भी एक MCQ क्वेश्चन है जो आपके CGL में पूछा गया था। चलिए इसको देख लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों क्या करते हैं हम इनके नंबर काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो साथियों कुल कितने टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म कितने हुए, कुल कितने अक्षर हुए यहाँ पर, आप कहेंगे सर 15 हुए। और 15 के 2 पेयर बनेंगे, या तो दोस्तों बना ले हम 5 गुणा 3 का, या बना ले 3 गुणा 5 का, ठीक है। अपने सहूलियत के अनुसार क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व हो जाए, इसीलिए इसका हम प्रयोग करते हैं। चलिए क्या बना सकते हैं, क्या हम 3 गुणा 5 का बना ले, ठीक है। इस बार छोटा वाला बना के देखते हैं। तो 3 गुणा 5 क्या ऐसा कोड बनेगा, 1 मिनट, यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो ये पहला 3 हो गए, दूसरा 3 ये हो गए, अगले तीसरे 3 ये, और चौथे 3 और पांचवें 3, ठीक है। अब देखा जाए तो हम इस पर क्या फिल करें, क्या फिल करें तो हमारा सही उत्तर आ जाए। क्या फिल कर दें दोस्तों, देखिए यहाँ पर कुछ फिल करके देखते हैं तो सही उत्तर आ सकता है। AC, AC के बाद क्या रख दें, AC, यहाँ पर BD है और यहाँ पर CE है, यहाँ पर DE है। लेकिन यहाँ पर देखें तो E के बाद एक अक्षर छूटा है, अगला GH दे रखा है, यानी कि F छूटा है और GH दे रखा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखें तो B छूटा है तो अगले वाले 2 अक्षर होने चाहिए, यानी कि साथियों यहाँ पर क्या रख दें, A के बाद B छोड़ दिए तो अगला वाला CD रख देते हैं। चलिए CD हो गया। इसके बाद B के बाद यहाँ पर देखें तो C छूटा है, सॉरी छूटा है, तो इसके बाद D के बाद क्या होता है, E हो जाएगा, ठीक है। DE हो गया। इसके बाद C के बाद क्या छूटा है, D, तो D छूटा है तो अगला क्या होगा, E और F हो जाएगा। चलिए ये इसको रख देते हैं। इसके बाद D के बाद क्या होता है, E, और E यहाँ पर छूट गया है तो यहाँ पर क्या आएगा, F के बाद G आ जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। देखिए अभी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से समझिए। यहाँ पर इसके हम प्लेस वैल्यू लिख के आपको समझाते हैं। A होता है दोस्तों 1 पर, उसके बाद क्या है, 3 है और 4 है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला B होता है 2 पर, इसके बाद क्या है, 4 है और 5 है, ठीक है। उसी प्रकार C होता है कितने पर, आप कहेंगे C होता है सर 3 पर, अगला वाला क्या है, 5 है और 6 है। और यहाँ पर क्या है, D होता है दोस्तों 4 पर, और यहाँ अगला वाला कौन है इसमें, तो याद रखेंगे FG, ये यानी कि FG है तो यानी कि 6 और 7 है। और अगला वाला E है तो छूटा कौन सा है, आप कहेंगे F, तो 5 है, और अगला छूट कर क्या है, 7 और 8 है। अब उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आया होगा। देखिए समझ में क्या आना है, यहाँ पर एक संख्या छोड़ करके, 1 के बाद जो आएगा उसको छोड़ देंगे, अगले 2 नंबर लिखे हैं। उसी प्रकार 2 के बाद जो आएगा उसको छोड़ देंगे, अगले 2 नंबर लिखे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर 3 है और 3 के बाद जो आएगा अगला छोड़ देंगे और अगले 2 नंबर लिखे हुए हैं। 4 के बाद 5 आता है, उसको छोड़ देंगे तो अगले 6 7 नंबर लिखे हुए हैं। उसी प्रकार 5 के बाद 6 आता है, 6 छूटा हुआ है और 7 8 लिखे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा इसका लॉजिक चल रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस CGL में आपसे पूछा गया था। तो अब हमने इसमें फिल क्या किया है, अब ये भी बता देते हैं। तो सबसे पहले तो सर D फिल किया है, D से ऑप्शन शुरू होने वाला सही होगा, तो ये 2 नंबर का ऑप्शन गलत है। इसके बाद क्या है, E फिल किया है, D के बाद E होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो गया। उसके बाद F है और अगला वाला G है, क्या हो गया, DEFG, DEFG। तो DEFG देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में दोस्तों दिखाई देगा,
क्या देगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई देगा। कौन कौन सा फिल किया था एक बार फिर से देखिए। यहाँ पर सबसे पहले ये वाला डी है, फिर ई है, फिर एफ है, फिर जी है। तो डी ई एफ जी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको एक बार फिर से दिमाग से आप इसको रिवर्स करके समझिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्शन का एक क्वेश्चन है। कह रहा है नवीन पूर्व की ओर 30 मीटर तक चला, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर स्थित है, ये बताना है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले नवीन नाम का लड़का है, पूर्व की ओर जा रहा है। तो पूर्व कैसे याद रखेंगे, इस तरह से। ये होता है हमारा पूर्व, ये होता है दोस्तों पश्चिम, ये होता है उत्तर यानी कि नॉर्थ, और ये होता है दक्षिण यानी कि साउथ। तो पूर्व की ओर जाना है नवीन को, ठीक है, नवीन को पूर्व की ओर जाना है। ये नवीन हमारा पूर्व की ओर गया, पूर्व की ओर गया और इसने दूरी कितनी तय की, याद रखेंगे साथियों, 30 मीटर। इसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ा। अब देखिए नवीन का मुख किस दिशा में, पूर्व में है, और नवीन दायां मुड़ेगा। तो जब नवीन दायां मुड़ेगा और उसका मुख पूर्व दिशा में, तो कहां पर जाएगा, आप कहेंगे सर नीचे की ओर जाएगा। और नीचे की ओर दाहिनी ओर मुड़ा है तो 20 मीटर की दूरी तय की है। कितनी दोस्तों दूरी तय की है, 20 मीटर की। अब इसके बाद फिर से वह दाहिनी ओर मुड़ा, कह रहा है फिर से वह दाएं मुड़ा और 30 मीटर की दूरी तय की। तो फिर से इसको दाएं मोड़ देते हैं। अब दक्षिण की दिशा में इसका मुख है और दाएं मुड़ेगा तो कहां पर जाएगा, पश्चिम में जाएगा। इस तरह से पश्चिम में जाएगा। और दूरी कितनी तय की है दोस्तों, 30 मीटर की। तो इसको 30 मीटर की दूरी तय करवा देते हैं। तो क्या दोस्तों ये हमारा क्या बन रहा है, आप कहेंगे सर एक स्क्वायर टाइप का एरिया बन रहा है। यदि इसका हम डॉट 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 फिल कर लें, क्या कर लें, यहाँ पर इसको डॉट 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 फिल कर लें, तो ये जो दूरी बनेगी, ये वाली कौन सी, ये वाली दूरी, ये हमारी आमने सामने की बराबर हो जाएंगी। ये वाली आमने सामने की बराबर है और ये वाली आमने सामने की बराबर है। यानी कि 30-30 और 20-20 एक रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, रेक्टेंगल। और ये दूरी बनेगी 20 मीटर। और इस तरह से जो ऑप्शन है 20 मीटर का, आप कहेंगे सर 20 मीटर, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मनीष शुरुआती बिंदु पर यहाँ पर था, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। शुरुआती बिंदु पर यहाँ पर था, 30 मीटर पूर्व की ओर गया, उसके बाद दाहिनी ओर मुड़ा, 20 मीटर गया, फिर से दाएं मुड़ा, 30 मीटर गया। अब यहाँ पर आ गया, यानी कि इन दोनों दिशाओं के आमने सामने बिंदु के सामने हो गया। तो ये वाली दूरी आपस में 30-30 समान है, तो ये वाली भी 20-20 वाली समान हो जाएगी। तो इस तरह से 20 मीटर हमारा सही उत्तर बन जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं। चलिए इनके त्रिभुज भी काउंट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहले इनमें क्या कर देंगे, नंबरिंग दे देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। चलिए 10 त्रिभुज हमको मिल चुके हैं। क्या हम ऑप्शन नंबर ए लगा के चले जाएं आगे, नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और भी त्रिभुज हैं, अब हम काउंट करेंगे एक एक करके। चलिए गिनने का प्रयास करते हैं पहले से, ठीक है। तो अब कौन सा 11वें नंबर का काउंट करेंगे, कलर आप लोग अच्छे से देखेंगे। 11वें नंबर का त्रिभुज हम लोग काउंट कर रहे हैं साथियों। ये हमारा 11वें नंबर का त्रिभुज हो गया, इसको याद रखेंगे, यहाँ पर 11 लिख दिया। इसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं और उसके बाद फिर से चलाते हैं। तो अब यहाँ से आप लोग देखेंगे, कहाँ से देखेंगे सर, यहाँ से देखेंगे। और यहाँ से देखेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा हमें प्लस में 12वां नंबर का, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब 13वां नंबर देखते हैं, तो 13वें नंबर के लिए भी कलर चेंज कर लेते हैं। तो जब 13वां नंबर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से मिलेगा हमको ये वाला, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आशा करते हैं ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब ये हमारा हो गया 13वां। अब 14वां गिनते हैं, तो एक बार फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। तो 14वां वाला जब गिनेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे सर ये वाला लाल कलर से देख रहे हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये लाल वाला। तो ये हो गया हमारा 14। क्या सर 14 ऑप्शन में है, बिल्कुल नहीं है, आगे भी चलते हैं। अब 15वां काउंट कर लेते हैं। तो 15वां जब काउंट करेंगे तो आप याद रखेंगे कहाँ से करेंगे, ठीक है, कहाँ से 15वां नंबर काउंट करेंगे। अब इसको देखिएगा, ये वाला हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से, और कहाँ तक जा रहे हैं, ये वाला। आप लोग इसको अच्छे से विजुअल करिएगा, ये हमारा हो जाएगा 15वां नंबर का, ठीक है, ये हो गया 15वां नंबर का, ठीक है, ये हो गए हमारे 15। इसके बाद एक बार फिर से कलर चेंज करते हैं और अब 16वां निकालेंगे, क्योंकि हमें 15 तक नहीं रुकना है। यहाँ पर और भी त्रिभुज दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़ा वाला ऑप्शन 16 है, तो 16 के लिए चेक करते हैं। चलिए 16 के लिए जब प्रयास करेंगे तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर ये वाला अभी तक हमने काउंट किया था क्या, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए, क्या ये वाला अभी तक काउंट हुआ था सर, ये वाला बड़ा वाला, ये नहीं हुआ था। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हुआ था, तो कुल मिलाकर के हमारे हाईएस्ट ऑप्शन के अनुसार 16 त्रिभुज हो गए, ठीक है। 16 त्रिभुज हमने यहाँ पर काउंट कर लिए। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन में हमने आपको एक एक त्रिभुज गुनाए हैं और ये आपको भी समझ में आया होगा।
यदि समझ में नहीं आया है तो 20 से 30 सेकंड वीडियो रिवर्स करिए, एक बार फिर से आप पूरी वीडियो देखिए 30 सेकंड, तो बिल्कुल एक एक त्रिभुज समझ में आ जाएगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों हमसे कह रहा है कि सभी मिट्टी गहरी है, कुछ गहरी हरा है, कोई भी हरा मैदान नहीं है। अब चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो इसका हम क्या कर लेते हैं, सीधा डायग्राम बना लेते हैं। कह रहा है सभी मिट्टी दोस्तों गहरी है। क्या है, जितनी भी मिट्टी है, जितनी भी M4 मिट्टी है वो सारी की सारी क्या है, याद रखेंगे, गहरी है। गहरी यानी कि G4 गहरी है। कह रहा है कुछ गहरी हरा है, कुछ गहरी, मान लीजिए इतनी इतनी सी जो गहरी है, कौन सी, ये वाली जो गहरा का पार्ट है, ये कैसा है, आप कहेंगे सर क्वेश्चन में कह रखा हरा है। चलिए ये हरा हो गया। अब कह रहा है दोस्तों कोई भी हरा मैदान नहीं है, तो कोई भी हरा का संबंध मैदान से नहीं होना चाहिए। चलिए इसको हम बना देते हैं मैदान, MA, ठीक है, याद रखेंगे, ये मिट्टी थी और ये MA मैदान हो गया। अब ये कोई भी जो मैदान है ये कैसा नहीं होना चाहिए, सर हरा नहीं होना चाहिए, तो इसकी आपस में क्या करवा देते हैं, लड़ाई करवा देते हैं। चलिए अब देख लीजिए, अब हम निष्कर्ष को पढ़ेंगे। निष्कर्ष को पढ़ेंगे तो कह रहा है कुछ गहरी मिट्टी है। क्या दोस्तों कुछ गहरी मिट्टी दिखाई दे रही है। आप कहेंगे बाहर से अंदर की ओर जाना है, सर बाहर से अंदर की ओर जाना है, तो जब भी बाहर से अंदर की ओर जाते हैं और जब हमसे पूछेगा कुछ के बारे में, क्या पूछेगा, कुछ, तो कुछ वाला हमेशा क्या होता है, सही होता है। क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ गहरी मिट्टी है, कुछ गहरी, मान लीजिए पूरी जो गहरी है उसके अंदर कुछ पार्ट तो मिट्टी का आ रहा है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कुछ गहरी क्या है, मिट्टी है। तो पहला वाला निष्कर्ष हमारा सही उत्तर है। आगे कह रहा है दोस्तों कुछ गहरी मैदान नहीं है, कुछ गहरी मैदान नहीं है। देखिए ये रहा मैदान और ये रही गहरी, तो इसका संबंध क्या है आपको पता चल रहा है। आप कहेंगे मैदान और गहरी कोई संबंध पता नहीं चल रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहां पर तो एग्जैक्टली कह रहा है कि कुछ गहरी मैदान नहीं है। तो कुछ गहरी क्या हो सकता है कि सारी गहरी मैदान हो, ठीक है, हो सकता है कोई भी गहरी मैदान नहीं हो, ठीक है। लेकिन अब एक बात याद रखना है, कुछ गहरी का मतलब देखिए ये वाला जो गहरी का पार्ट है, देखिए ये वाला जो गहरी का पार्ट आ रहा है, ये वाला, ये था गहरी, और ये वाला जो पार्ट आ रहा है, इतना सा पार्ट बिल्कुल भी मैदान का गहरी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इतना इतना सा जो पार्ट है ये हरा के अंतर्गत आ रहा है। किसके अंतर्गत, हरा के अंतर्गत। इस कारण ये हमारा सही उत्तर बनेगा। क्यों बनेगा, देखिए एक बार फिर से समझिए। कह रहा है कुछ गहरी मैदान नहीं है, कुछ गहरी, गहरी का ये इतना बड़ा वाला सर्कल है, और इस बड़े वाले सर्कल के अंदर ये कुछ पार्ट किसका आ रहा है, हरा का आ रहा है, और हरा का पार्ट कभी भी मैदान नहीं हो सकता, इस कारण कुछ गहरी मैदान नहीं है। यानी कि दूसरा वाला भी दोस्तों हमारा सही उत्तर है। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर बनेगा, आंसर नंबर डी, यानी कि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है PQR और T एक परीक्षा में बैठे हैं, परिणामों में Q के तत्काल पीछे P है था। परिणामों जब रिजल्ट आया तो Q के तत्काल पीछे किसका स्थान था, P का स्थान था, किंतु P के बाद कोई नहीं था, यानी कि P के बाद कोई था ही नहीं, ठीक है। कह रहा है R Q से आगे था, R नाम का जो लड़का है वो Q से आगे था, किंतु T जितने अंक प्राप्त नहीं कर पाया। चलिए इसको देखिए, सबसे पहले अगर परीक्षा हुई उसका रिजल्ट आया, तो कह रहा है Q के तत्काल पीछे, तो ये रहा Q, Q के तत्काल पीछे कौन था, P था। चलिए P था। कह रहा है P के बाद कोई नहीं था, तो P के बाद कोई नहीं होगा। लेकिन अब आगे वाली जब लाइन पढ़ेंगे, कह रहा है R Q से आगे था, तो R नाम का जो लड़का है वो Q से कहाँ होना चाहिए, आगे होना चाहिए। चलिए R हो गया। अब कह रहा है T आगे कह रहा है किंतु हुआ है, T जितने अंक प्राप्त नहीं कर पाया। कौन नहीं कर पाया, R नहीं कर पाया। कौन नहीं कर पाया, R। इसको एक बार फिर से समझिए, नीचे बनाते हैं। सबसे पहले उसने कहा है Q के तत्काल पीछे P है, यहाँ पर ये रहा Q के तत्काल पीछे P है, और आगे वाली लाइन में कह रखा है R Q के आगे है, तो R हो गया Q के आगे। लेकिन कह रहा है किंतु है T जितने अंक प्राप्त नहीं कर पाया, तो T कहाँ पर हो जाएगा, सबसे ऊपर हो जाएगा, क्योंकि कहा है कि P के पीछे तो कोई है ही नहीं। अब दोस्तों हमसे पूछा है कि दूसरे नंबर पर कौन रहा, तो ये रिजल्ट आया, तो इस रिजल्ट में दूसरे पर कौन रहा, आप कहेंगे टॉप पर T था, दूसरे पर R था, तीसरे पर दोस्तों Q रहा, ठीक है, तीसरे पर, और चौथे पर सबसे लास्ट में कौन रहा, P रहा, ठीक है। इस तरह से पूछा गया है दूसरा, और दूसरे नंबर पर हमारा बनेगा R, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में विषम पद ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में बताना है कि विषम पद कौन से हो जाएंगे। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो सबसे पहले लाल है, पीला है, हरा है और इंद्रधनुष है।
तो आप कहेंगे सर अलग से हमें दिखाई दे रहा है कि इंद्रधनुष इसका विषम है। क्यों विषम है? कि लाल पीला और हरा है, ये क्या है? एक प्रकार के रंग होते हैं। क्या होते हैं? रंग। लेकिन इंद्रधनुष में तो सभी रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष हमारा कैसा हो जाएगा? विषम हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है 7 3 2 49। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो लुप्त पद ये वाला है, ये पद बताना है कौन सा हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं कौन सा लॉजिक लगा है। चलिए इसका लॉजिक अगर देखने जाए दोस्तों, तो हमेशा क्या करना है, आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना है, यानी कि इससे इसकी ओर चलते हैं। क्योंकि या तो हम ऊपर से नीचे करते हैं या लेफ्ट से राइट करते हैं। तो लेफ्ट से राइट देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हमें राइट में दिखाई दे रही है, 49 है, यहाँ पर 36 है, तो यहाँ पर भी कोई बड़ी संख्या आएगी। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले 7 3 और क्या है? 2 है। 7 3 2 यानी कि 7 3 10 2 12। तो 12 से क्या 49 ला सकते हैं? आप कहेंगे सर 12 का मल्टीप्लाई 4 में और प्लस में 1, 49 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 6 पंचे 30 और 1 31, सॉरी 6 5 11 1 12। 12 से क्या लाना है हमको? 36 लाना है। ठीक है, 6 5 उस प्रकार ऊपर जोड़ा था, 7 3 10 2 12, 12 चौके 48 49। ठीक है, और इधर क्या है? 6 5 11 1 12, तो 12 इधर भी है, 12 3 36। लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। इसमें जो लॉजिक बनेगा इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। लॉजिक दोस्तों कौन सा चल रहा है, इस लॉजिक को देखिए। ये 7 दे रखा है, इस 7 को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देना है। फिर प्लस में ये जो 3 दिखाई दे रहा है, इस 3 को आपको लिखना है, स्क्वायर कर देना है। और यहाँ पर ये जो 2 दिखाई दे रहा है, इसको लिखना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो क्या हमारा आ जाएगा? क्या नंबर हमारा आ जाएगा आपस में? देख लीजिए सर, आ जाएगा क्या? तो 7 सतह के 49 तो सीधा यही होता है। क्या होता है? 7 सतह के 49 तो यही होता है। लेकिन तो ये तो दोस्तों नहीं बन रहा है। ठीक है, ये तो नहीं बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। ये लॉजिक 7 सतह 49 और ये क्या हो जाएगा? 9 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 49 9 58 4, ये तो 62 बन रहा है। ये दोस्तों ये लॉजिक नहीं चलेगा। अब देखिए इसमें जो लॉजिक लगेगा उसको याद रखिएगा आप लोग। अब दोस्तों इसका लॉजिक देखिए, ये 7 है, मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, 7 या 21 दूनी 42 हो गया। कितना हो गया? 42। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 42, सॉरी यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। और इसमें यही पहले वाले नंबर, यही पहला वाला नंबर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा, क्योंकि 7 छंके 42 और प्लस में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 49 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या ये लॉजिक इसमें चलेगा? तो दोस्तों देख लेते हैं। 6 पंचे 30, यहाँ पर 6 गुणा में 5 गुणा में 1। ठीक है, और प्लस में क्या करना है? पहला वाला नंबर प्लस में कर देना है। तो प्लस में पहला वाला नंबर कर देंगे, 6 पंचे 30। उसके बाद क्या हो जाएगा? 30 एकम 30, 30 एकम 30 और प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। और ये हमारा 36 आ भी रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 गुणा 7 गुणा 4। तो इसको अब यहाँ पर कलर चेंज करके लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? 3 गुणा में 7 गुणा में 4। ठीक है, और इसमें क्या कर देना? पहले वाला जो नंबर है यानी कि 3 प्लस में 3 कर देना है। इसको याद रखेंगे। तो क्या बनेगा दोस्तों? तो इसका क्या बनेगा? अब कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बनेगा? 7 या 21 चौके 84, 7 या 21, 21 चौके 84, और 84 में 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 87। और 87 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या बनेगा दोस्तों? 87 बनेगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक के साथ खत्म हुआ। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को दोस्तों देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है और अगली आकृति क्या आएगी। तो दोस्तों अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या दे रखा है? एक सर्कल दे रखा है, और एक सर्कल है, और इसमें ये जो आकृति है याद रखेंगे इसका मुख नीचे की ओर है। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद दोस्तों एक ट्राइंगल बना है। क्या बना है? एक ट्राइंगल बना है। और इस ट्राइंगल में क्या हुआ है? याद रखेंगे इस ट्राइंगल में आकृति की दिशा इस तरफ हो गई है। ठीक है, उसके बाद क्या बना है? एक चतुर्भुज बना है। ठीक है, उसके बाद क्या बना है? याद रखेंगे एक चतुर्भुज बना है, और इस चतुर्भुज में आकृति की दिशा ऊपर तरफ है। और इसके बाद देखेंगे एक हमें पंचभुज दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? पंचभुज। और इस पंचभुज में दोस्तों आकृति की दिशा कुछ इस तरफ है, यानी कि पहले दिशा कौन थी दोस्तों? दक्षिण थी। उसके बाद कौन हुई? पूर्व हुई। उसके बाद कौन हुई? उत्तर हुई। उसके बाद पश्चिम हुई। तो अब की बार कौन सी हो जाएगी? अब की बार आप कहेंगे जो दोस्तों आकृति की दिशा होगी वो दक्षिण की ओर होगी। कहाँ की ओर होगी? दक्षिण की ओर। और आकृति कैसी बनेगी? देखिए पहले सर्कल कोई, फिर उसके बाद क्या हुआ? त्रिभुज, उसके बाद चतुर्भुज, उसके बाद पंचभुज। तो अब की बार क्या आना चाहिए? अब की बार आना चाहिए दोस्तों एक षटभुज। क्या आना चाहिए? याद रखेंगे एक षटभुज आना चाहिए। तो षटभुज कैसे बनेगा? कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये हमारा हो जाएगा षटभुज। तो षटभुज में आकृति की दिशा किसकी ओर होनी चाहिए? नीचे की ओर। लेकिन जब ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर षटभुज नहीं है, ये नहीं है, तो बी सी तो गलत होगा, लेकिन ऑप्शन ए डी, और ऑप्शन नंबर ए डी में देखेंगे तो आकृति की दिशा जो है,
आकृति की जो दिशा है कुछ इस तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन जो अगला ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी में आकृति की दिशा दक्षिण की ओर है और आकृति की दिशा कहाँ तर होनी चाहिए, दक्षिण की ओर होनी चाहिए। और इस तरह से दोस्तों जो हमारा सही उत्तर बनेगा, इस तरह से जो सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में 3 से 4 बार आपसे पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करिए और इस श्रृंखला में बताना है कि ये दो जो क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं इनके स्थान पर क्या आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को लिख लेते हैं। तो क्या यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले तो दोस्तों 20 है, उसके बाद क्या है फिर से 20 है, फिर 19 है, फिर क्या है 16 है, उसके बाद 17 है, आगे दोस्तों 13 है, फिर 14 है, एक मिनट यहाँ पर फिर क्या है 14 है, फिर 11 है, फिर एक क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक और क्वेश्चन मार्क। चलिए इसमें अगर लॉजिक देखा जाए साथियों, अगर इसमें लॉजिक देखा जाए कौन सा लॉजिक चल रहा है तो याद रखेंगे 20 20 19 16 17 13 14 11। तो यार दोस्तों जब ऐसा नंबर नजदीक नजदीक आ जाए तो आपको क्या करना है, हमेशा इसको अल्टरनेट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या कीजिए, अल्टरनेट सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आना शुरू हो जाएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, तो अल्टरनेट तीसरा कौन बनेगा, 20 से 19 बनेगा। तो क्या हुआ है दोस्तों, -1 हुआ है। आगे देख लेते हैं 19 से 17, तो अब की बार क्या हुआ है दोस्तों, आप कहेंगे -2 हुआ है। और 17 से कहाँ पर पहुंचे, आप कहेंगे सर 17 से पहुंचे 14 पर, तो कर दिया -3। और 14 से जाएंगे अगले क्वेश्चन मार्क पर, कौन पर, अगले क्वेश्चन मार्क यानी कि पहले वाले क्वेश्चन मार्क पर। 14 से पहले क्वेश्चन मार्क पर जाएंगे तो अब की बार क्या होगा, -4 होगा। और 14 में से 4 जाएगा तो पहले वाले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 10 है, तो ये दो ऑप्शन 3 और 4 गलत हो गए। अब ऊपर वाले लॉजिक को देख लेते हैं, तो ऊपर वाला लॉजिक भी अल्टरनेट चेक करेंगे क्योंकि नंबर नजदीक नजदीक है। तो अगला देखिए यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, -4 हुआ है। अगला देखिए क्या हुआ है, -3 हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, -3 हुआ है। और अगला देखेंगे तो क्या हुआ है, यहाँ पर -2 हुआ है। अब की बार क्या होना चाहिए, अब की बार होना चाहिए -1, क्योंकि एक सीरीज चल रही -4 -3 -2 और -1। उसी प्रकार यहाँ पर थी -1 -2 -3 -4, यानी कि नीचे बढ़ते क्रम की सीरीज थी, ऊपर घटते हुए क्रम की सीरीज है और सारी की सारी -1 2 3 4 की सीरीज है। ठीक है, इस तरह से क्या बनेगा, तो दूसरे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 11 में से एक जाएगा, तो सर आप कहेंगे 10 बचेगा। तो यानी कि पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 10 और दूसरे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भी 10। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 10 10, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण का सही मान ज्ञात कीजिए। गणितीय समीकरण का एक शानदार सा क्वेश्चन है, इसमें बताना है इस समीकरण का मान क्या होगा। तो हमने बचपन से पढ़ा है साथियों, बचपन से पढ़ा है। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक मझला ब्रैकेट होता है वो सॉल्व करेंगे, इसके बाद क्या होता है बड़ा ब्रैकेट, वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो इसी क्रम को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, और छोटा वाला कौन सा है, ये वाला, और यहाँ पर ये वाला। चलिए इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक मझला ब्रैकेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मझला ब्रैकेट। ठीक है, मझला ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पर 4 है, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। और इन दोनों को घटा देते हैं आपस में, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और ब्रैकेट हो गया खत्म। अब मझला ब्रैकेट यहाँ पर बंद। अब क्या हो गया, माइनस, फिर से मझला ब्रैकेट, और आगे ये वाला ब्रैकेट करेंगे तो भाग देंगे 8 में 2 का, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लस में 5 है, कितना है, प्लस में 5 है। और यहाँ पर भी मझला ब्रैकेट बंद हो गया। अब इन दोनों का क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई, तो 16 हो जाएगा। मझला ब्रैकेट खत्म हो गया, माइनस में क्या हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या बचेगा, 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 घटा लेते हैं तो 16 में से 9 गया, कितना बचा, 7 बचा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, एक शानदार क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर एक ब्लड रिलेशन का शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष का, कोई पुरुष है उसका परिचय दे रही है कोई महिला, और वो महिला कह रही उसकी माँ, उस पुरुष की माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है, मेरे पिता की इकलौती बेटी है। कह रहा पुरुष का महिला से क्या संबंध है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप में रिलेट करके सोचिए, तब तक हम इसको सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या कहा है, सबसे पहले एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, मान लीजिए यहाँ पर कोई पुरुष है, इस पुरुष को हम यहाँ पर बना देते हैं, ये रहा पुरुष। ठीक है, इस पुरुष को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये पुरुष हो गया। कह रहा है एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, कोई महिला है वो कह रही है उसकी माँ, यानी उसकी माँ इस पुरुष की जो माँ है,
इस पुरुष की जो माँ है, मान लीजिए ये यहाँ पर माँ रही, पुरुष है तो प्लस हो जाएगा, ये इसकी माँ है छोटी वाली, इसके लिए माइनस लगा देते हैं। उसकी माँ कह रहा है उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। उसकी माँ यानी कि इस पुरुष की माँ, इस पुरुष की माँ इस और उस औरत के पिता की इकलौती बेटी कैसे हो जाएगी? आप कहेंगे सर ये जो बेटी होगी ये कैसे बनेगी? आप याद रखेंगे इस महिला का ये क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये महिला के क्या हो जाएंगे? पिताजी हो जाएंगे। कैसे बनेंगे? अब देखिए इसको गौर से समझिए। कह रहा उसकी माँ, इसकी माँ ये महिला हो गई, ठीक है। कह रहा मेरे पिता कौन? इस महिला के पिता हो गए, ठीक है। इस महिला के, जो महिला परिचय दे रही है वो खुद कह रही है, ये महिला खुद कह रही है कि इसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से ये क्या बनेगा? आप कहेंगे सर पुरुष का महिला से, तो से किसके साथ लगा है? महिला के साथ। महिला क्या कहेगी? महिला कहेगी ये मेरा बेटा है। क्या कहेगी? मेरा बेटा है। इसको याद रखेंगे। कैसे बनेगा? फिर से एक बार समझ लीजिए अगर समझ में नहीं आया है। मान लीजिए आप अपने आप में रिलेट कीजिए अपने संबंध में। आपका परिचय देते हुए आपकी माँ कह रही है, आपकी माँ आपका परिचय दे रही है किसी रिश्तेदार को, और माँ कह रही है कि उसकी माँ यानी कि आपकी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है। अब पिता की इकलौती बेटी तो यही केवल बनेगी ना, तो बेटा है कोई बेटी है, इकलौती लगाए तो क्या है? केवल और केवल बेटी है। तो ये बन जाएगी महिला उस बच्चे की माँ, उस पुरुष की माँ। तो कह रहा है कि पुरुष का महिला से महिला के साथ लगा है तो बेटा सही उत्तर बनेगा। आशा करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन एक और शानदार क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए यदि दर्पण दाईं ओर रखा हो। चलिए दाईं ओर दर्पण रखा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसको याद रखना है। और एक बात हमने आपको दर्पण प्रतिबिंब में बताई है, जो वस्तु दर्पण के नजदीक होगी वो हमेशा प्रतिबिंब में भी नजदीक दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? दोस्तों आप यदि किसी नाई की दुकान पर जाते हैं, आप जितने उसके दर्पण के क्लोज जाएंगे उतने तो अच्छे दिखाई देंगे ना, और आप क्लोज जाएंगे तो क्लोज दिखाई देंगे और दूर चले जाएंगे तो दूर दिखाई देंगे। उसी प्रकार दर्पण के नजदीक रखी हुई वस्तु हमेशा दर्पण के नजदीक ही दिखाई देती है, ठीक है। तो ये रखा है दर्पण, और इस दर्पण में ये जो एरो दिख रहा है, ये जो एरो दिख रहा है, ये एरो कुछ यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, याद रखेंगे। यहीं पर नजदीक में दिखाई देगा। सबसे पहले दो हम क्या बना देते हैं? स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। ये पहला स्क्वायर जिसके अंतर्गत दर्पण की रखी हुई आकृति रखी है, ठीक है। इस तरह से बनेगा। अब देखिए पहली वाली ये आकृति दर्पण के नजदीक होनी चाहिए। सबसे पहले हम दर्पण को यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, और ये आकृति दर्पण के नजदीक हो गई। अब देखिए इस आकृति को गौर से देखिए, ये दूसरे वाले एरो को देखिए, ये दूसरा वाला जो एरो है पहली वाली आकृति के नीचे की ओर आ रहा है, तो दूसरा वाला एरो पहली वाली आकृति के नीचे की ओर हो गया। और जो तीसरा एरो है, जो तीसरा ये वाला एरो है, ये वाला एरो कहाँ पर हो जाएगा? इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी आकृति आपको कौन सी दिखाई दे रही है? आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल गलत दिखाई दे रही है, नीचे की ओर है, ये भी नीचे की ओर है, ये भी गलत है। अब देखिए यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये देखिए इसके पैरों की तरफ इसका एरो का मुख आ रहा है, और इस एरो का मुख दूसरी दिशा में जा रहा है, तो ये वाला गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इस तरह की आकृति ऑप्शन नंबर ए में बनेगी और ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेन आरेख का। बेन आरेख का क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कप चाय और बर्तन, क्या कह रहा है? कप चाय और बर्तन में सही संबंध क्या होगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो कप चाय बर्तन में क्या संबंध बनेगा? आप इसको याद रखेंगे। देखिए इसका संबंध क्या बनेगा दोस्तों, याद रखेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा? एक सर्कल बनेगा कप का। किसका बनेगा? याद रखेंगे। एक यहाँ पर हम लिखते हैं कप, क्या लिखेंगे? कप। और कप किसके अंतर्गत आएगा? आप कहेंगे सर बर्तन के अंतर्गत आएगा। किसके? बर्तन के अंतर्गत। और याद रखेंगे, और चाय कहाँ पर हो जाएगी? चाय अलग से हो जाएगी, इस तरह से। ये हो गई हमारी चाय, ठीक है, ये हो जाएगी चाय। अब दोस्तों आप कहेंगे हमने कई बार देखा है कप के अंदर चाय होती है, तो एरो सर्कल कैसा बनना चाहिए? सर्कल बनना चाहिए कुछ इस तरह का। कैसा? इस तरह का। पहले चाय, फिर उसके ऊपर कप और उसके ऊपर बर्तन, यानी कि कप में चाय, यानी कि ये चाय और ये हमारा कप और ये हमारा क्या? बर्तन, ठीक है। इस तरह से बनना चाहिए। लेकिन इस तरह का कहीं भी आपको आकृति इसमें दिखाई दे रही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। तो जो आकृति बनेगी, जो बेन आरेख बनेगा, वो ऐसा बनेगा। पहले तो सबसे पहले कप आएगा, वो कप किसके अंतर्गत आएगा? आप कहेंगे कप एक प्रकार का बर्तन है, और चाय हमारी अलग से हो जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यदि ऑप्शन नंबर ए के अतिरिक्त ऑप्शन नंबर ये वाला होता है, कौन वाला? ये वाला। पहले सबसे पहले एक सर्कल होता, उसके बाद एक बड़ा सर्कल होता है, फिर एक ये सर्कल होता है। अगर ये वाला होता तो ये सही माना जाता, लेकिन ये तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो इस स्थिति में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर माना जाएगा। यहाँ पर एक कप को दर्शाएगा, एक बर्तन को, दूसरा चाय अलग से हो जाएगी, ठीक है। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा,
ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन। आशा करते हैं जो आज के हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो एक बार से सेशन को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि क्लास पसंद आई है तो आप लोग क्या करिए, कमेंट आप लाइक करिए और कमेंट में आप इस क्लास का रिव्यू जरूर बताइए, कैसी आपको क्लास लगी, कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरह के हम क्वेश्चन आपके लिए ला सकते हैं। ठीक है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है। अभी तक हमारे 78% ऐसे व्यूअर हैं जो हमको सुनते तो हैं बड़े प्यार से, पर डे सुनने आते हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ नहीं जाता है सब्सक्राइब करने से। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी क्लास आएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपकी तैयारी इस तरह से मजबूत होती रहेगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।